आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए UCG नेट पेपर फर्स्ट के चैप्टर सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव MCQ मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो कम से कम आपके फर्स्ट पेपर में 40-45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही होंगे और इसके बाद हम डेली एक वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लगभग जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे प्रत्येक दिन अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो 110 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न UCG नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई PDF या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है, यानी कि इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना था। सबसे पहले आप नमूनों का चयन करते हो, इसलिए पहला सबसे पहले आएगा। ए ऑप्शन में पहला नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपको एग्जाम में ऑप्शन को काटना सीखना है। अगर यह विधि आप सीख गए तो आपका कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद तथ्यों का संग्रह करते हैं दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पर तथ्यों का विश्लेषण, फिर चौथे पर निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 111 एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। ए ऑप्शन उपयोगिता और प्रासंगिकता, बी खोज योग्य है, सी ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 112 अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है, यानी कि आप रिसर्च करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका कौन सा कदम होगा, समस्या का पता लगाना, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है सही होगा। सबसे पहले आप रिसर्च करने के पहले समस्या का पता लगाते हो, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 113 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, बी अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, सी शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित है, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, उद्देश्य को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 114 एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है, यानी कि हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है। दोस्तों
सबसे पहले तो हम आपको यह परिकल्पना बता दें कि परिकल्पना क्या है। परिकल्पना रिसर्च करने के पूर्व आप कोई रूपरेखा तैयार करते हो रिसर्च को करने के लिए, तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर आपको नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसकी रूपरेखा तैयार करोगे। आप किस प्रकार से फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे टीचर से सलाह लोगे जिनका नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है, उनसे भी डिस्कशन करोगे और मार्केट में अच्छी बुक लोगे और वीडियो लेक्चर और एक सही रणनीति बनाओगे। यह कहलाता है दोस्तों परिकल्पना, यानी कि हाइपोथीसिस। शोध करने के पहले बनाई गई रूपरेखा को ही परिकल्पना कहते हैं। चलिए, इसका ए ऑप्शन है, अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बी, ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। बिल्कुल सही है। फैक्टों के द्वारा परीक्षण भी किया जा सकता है। इसके बाद सी, सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। सीमित नहीं होना चाहिए लेकिन दायरा। जे, बी बिल्कुल सही है। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 115, निम्नलिखित में से किसमें हाइपोथीसिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। परिकल्पना के 3 सिद्धांत है। पहला तो शून्य परिकल्पना, प्रायोगिक परिकल्पना और घोषणात्मक परिकल्पना। अगर आपने इसे याद नहीं किया है तो पहले तो इसे याद कर लीजिए। इसमें शून्य परिकल्पना भी है और घोषणात्मक परिकल्पना है, लेकिन प्रायोगिक परिकल्पना नहीं है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही। अगर आपको रिसर्च, एप्टीट्यूड या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर देना, तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद 116, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी कि आपको बताना था कौन सा कथन सही है। ए, अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि शोध के पहले अध्याय में अनुसंधान को वर्णित किया गया है। रिसर्च क्या है। बी, शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसको विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए जो रिसर्च कर रहा है। बिल्कुल सही है। सी, परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अगर आप रिसर्च करोगे तो परिवर्तन स्वाभाविक है। दूसरे व्यक्ति के मुताबिक आप उसमें परिवर्तन करोगे, इसी को ही रिसर्च कहते हैं। कुछ नया खोजना ही रिसर्च है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 117, अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्त कौन सी है। यानी कि अच्छे रिसर्च की शर्त कौन सी है। ए ऑप्शन, अच्छी तरह से तैयार की गई परिकल्पना। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। पहले आप अच्छे तरह से उसकी परिकल्पना बनाते हो, यही उसकी सबसे बड़ी अनिवार्य शर्त है, इसलिए ए ऑप्शन आपको पढ़ने से पता चल गया होगा। इसका ए ही होगा। अगर आपने किसी भी एमसीक्यू को लगाने से पहले उसकी थ्योरी क्लियर कर ली है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने इसकी थ्योरी लगभग 10 यूनिट है,
सभी की थ्योरी बहुत ही डीप में जाकर वो अच्छे से पढ़ाई की है। अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों को भी रिवीजन करवा रहे हैं अपने माध्यम से, और मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस प्रकार आपको प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस प्रकार किए जाते हैं पेपर में। अगर आपके पास सोचने समझने की क्षमता है तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद 118, अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ए, शोधकर्ता की निष्पक्ष अभिवृत्ति से। बी, न्यायादर्श का आकार। सी, प्रयुक्त अनुसंधान विधि। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 119, निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के जनक के रूप में सम्मानित किया गया, यानी कि फादर कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के पिता कौन है? आपका सर्वे कौन करता है? आपके पिताजी, यानी कि बूथ से जाकर राजनेताओं का सर्वे किया जाता है। जब चुनाव हो जाते हैं तो बूथ के माध्यम से पता चलता है नेताओं का रिजल्ट सर्वे के आधार पर कैसा आएगा। बूथ जाकर न्यूज रिपोर्टर पता करते हैं। इस प्रकार आप ट्रिक लगाइए, क्योंकि 10 यूनिट है, बहुत सारे वैज्ञानिक मिलेंगे आपको, यानी कि सर्वे करना है आपको एक एक बूथ पर जाकर। इस प्रकार आपका कभी गलत नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बी ऑप्शन सही है। के बाद 120, एक शोध योजना है, विस्तृत होनी चाहिए। बी, समीक्षा और टिप्पणी के लिए दूसरों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सी, शोध अध्ययन के लिए तर्कशील होनी चाहिए। यह तीनों होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 121, निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? ए ऑप्शन, शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव, बिल्कुल सही है। बी, व्यवहारिक विषय जिनका समाधान चाहिए, बिल्कुल। सी, सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 122, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है? ए ऑप्शन, पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, बिल्कुल सही है। बी, अध्ययन के उद्देश्य का विवरण भी होना चाहिए। सी, शोध प्रश्नों के निष्कर्ष का विवरण, यानी कि यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 123, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ए ऑप्शन, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों पर आधारित होती है परिकल्पना, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसे ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। बी, बोध गम्यता भी होनी चाहिए। सी, प्रकृति के ज्ञान का खंडन, बिल्कुल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। 124, अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है? केवल प्रश्न के रूप में लिखा जा सकता है। बी, केवल विवरण के रूप में लिखा जा सकता है। सी, प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। डी, काल्पनिक। केवल अनुसंधान के उद्देश्यों का हम विवरण दे सकते हैं, ना कि प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, केवल हम उसका विवरण कर सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन है।
इसके बाद 125, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? इसका जो ए ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण नहीं शब्द आया है। बी, यह विश्वास के साथ तर्क युक्त हो। सी, अनुरूपता। डी, परीक्षण योग्य। यह तीनों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी आपने पढ़े हैं, इसलिए इसका यह विश्वास के साथ तर्क युक्त हो, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 126, विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जहां पर आपको कारण और प्रभाव शब्द आ जाए वहां पर आपको प्रयोगात्मक उपकल्पना लगानी है। परिकल्पना 3 प्रकार की होती है। एक तो रिक्त परिकल्पना यानी कि शून्य परिकल्पना, एक वर्णनात्मक परिकल्पना और तीसरा प्रयोगात्मक परिकल्पना। यहाँ पर प्रयोगात्मक परिकल्पना है, इसी के अंतर्गत ही स्वतंत्र चर और आश्रित चर आते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कारण और प्रभाव शब्द आया है। इससे आपको पकड़ लेना है, कभी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद 127, कारण और प्रभाव। यहाँ पर भी कारण और प्रभाव आया है कि संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन। इसके बाद अगला पूछा गया 128, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। बी, उद्देश्यों को विवरण और प्रश्न प्रपत्र के रूप में लिखा जा सकता है, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी, समस्या के लिए एक और शब्द चर है, ना तो सी होगा, इसलिए उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, ए ऑप्शन सही है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपको हम जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं और उसके ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो स्पष्ट क्लियर हो जाता है कौन सा सही है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। इसके बाद 129, सबसे पहला प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकी तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। मानकर चलिए दोस्तों, आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आपके मन में सबसे पहले कौन सा प्रश्न आएगा? ए ऑप्शन, क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप दिया जा सकता है, यही प्रश्न आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 130, निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? तथ्यों को संग्रहण करने की विधि है साक्षात्कार, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 131, निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रहण की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बोल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। फोकस समूह कहते हैं इसे, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद
132 नंबर का पूछा गया, प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर नहीं शब्द आया है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में अवलोकन की आवश्यकता होती है, कार्य साधन और प्रतिकृति की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन संदर्भ को संग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद 133, प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। अवलोकन की आवश्यकता होती है, कार्य साधन की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन सामग्री विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। डी ऑप्शन होगा। यह दोनों एक ही प्रश्न है। इसके बाद 134, निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देते हैं। इसका ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी सूची, सी सहसंबंधी, डी प्रायोगिक। सहसंबंधी सूची देते हैं, सी ऑप्शन सही है। 135, निम्नलिखित में से कौन सा माप सरलतम रूप है। सांकेतिक, आप किसी को संकेत करते हो तो वह सबसे सरल रूप होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 136, एक संतोषजनक सांख्यिकी मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। इसका ये ऑप्शन है औचित्य का गुण तो होना चाहिए, बी मापन का गुण भी होना चाहिए, उसमें तुलनीयता भी होनी चाहिए, लेकिन लचीलापन नहीं होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन है। 137, निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम है। पहले तो सबसे पहले उनने संकेत दिया, फिर क्रम सूचक शब्द को यूज किया, फिर अंतराल और अनुपात। सबसे पहले उनने संकेत के माध्यम से बताया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 138, कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए, बिल्कुल नहीं। उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए। सी दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, नहीं। कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए कारण विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। बहुत से चर है तो आपको कंफ्यूज यानी कि कारण उत्पन्न हो रहा है कि अब कौन सी विधि का उपयोग करें। जब बहुत सारे चर होते हैं तो उसमें कारक विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 139, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए ऑप्शन संचरित साक्षात्कार। संचरित यानी कि पूर्व निर्धारित है प्रश्न, इसका आई भी। असंचरित यानी कि निर्धारित नहीं है, उसमें लचीलापन दृष्टिकोण है, यानी कि पहला आई भी। इसलिए इसका हो सकता है पहला ऑप्शन हो, क्योंकि इसी में ही ए का चौथा है और किसी में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। सी का केंद्रित साक्षात्कार यानी कि दूसरा, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान। इसके बाद 140,
निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल सबसे सुदृढ़ है? इसका डी ऑप्शन सही होगा। -1.00। 141। बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच में कौन सा संबंध होता है? उसमें संबंध होता है सकारात्मक। ए ऑप्शन सही है। 142। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े कॉलप्रिएशन के से संबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं? इसका डी ऑप्शन सही होगा। इन्हें आप याद कर लीजिए क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। मैंने तो इसे याद कर लिया है, आप लोग भी याद कर लीजिए। इसके बाद क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप याद करने से ही आप पेपर में सही कर सकते हो। 143। निम्नलिखित में से किस गुण को मापने के लिए लीकट द्वारा विकसित प्रारूप का व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? इसका जो ये ऑप्शन है एप्टीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति, बिल्कुल सही है। इसके बाद 144। अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? आप अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर रहे हो तो निष्पक्ष होनी चाहिए रिसर्च, सुसंगत निष्कर्ष हो। बी ऑप्शन सही है। 145। अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए ऑप्शन निष्पक्षता के आधार पर, बी विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से। यह तीनों आधार होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 146। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है? ऐसी परिकल्पना को हम निर्माण वैधता कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 147। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? आप किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हो तो वह वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ा होता है। मानकर चलिए दोस्तों, कहीं पर कोई आपदा घटित हो गई तो आप उस क्षेत्र में जाकर उसका परीक्षण करोगे। यह कहलाता है क्षेत्र का अध्ययन करना। वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ा होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, ना कि बी ऑप्शन ना सी, केवल ए ऑप्शन होगा। इसके बाद 148। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है? सामग्री वैधता, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 149। निम्नलिखित में से कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है? बाहरी वैधता, बी आंतरिक वैधता, सी स्थिति वैधता, डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही है, बाहरी वैधता। 150। जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव
एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पकड़ लेना है आपको, डेटा यानी कि डाटा के भीतर, भीतर यानी कि आंतरिक वैधता की बात कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 151 प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा जब ए ऑप्शन है किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी समय अवधि के बाद दी जाए, बी जानकारी का स्रोत वह पक्षपाती और असक्षम हो, सी शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम ना हो, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 152 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाएगा जब एक शोध उस चर या आयाम को माप सकता है जिसके लिए वह बना है, इसे हम वैधता कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 153 निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? अनुसंधान की विशेषता नहीं है, अनुसंधान व्यवस्थित है, बिल्कुल सही है, यह तो विशेषता है अनुसंधान की। बी अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, अनुसंधान एक प्रक्रिया है और यहाँ पर नहीं कह रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ही है इसका सही। सी को भी देख लेते हैं। अनुसंधान समस्या उन्मुख है, बिल्कुल समस्या होती है अगर आप किसी चीज को खोजते हो। डी अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, ये भी बिल्कुल है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 154 निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है? ए ऑप्शन बाहरी वैधता, बी निष्कर्ष, सी दोनों। ए और बी दोनों हैं। इसके बाद 155 एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? विकल्प उपयुक्त है कम विश्वसनीयता का, क्योंकि अलग परिणाम दे रही है। अगर स्पष्ट परिणाम देती, मान कर चलो आपने रिसर्च किया और दूसरे व्यक्ति में उसी टॉपिक को लेकर रिसर्च किया तो बहुत अंतर है, तो कम ऐसे रिसर्च में विश्वसनीयता हो जाती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को पढ़ने से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 156 निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है? ए मौलिकता भी होती है, बी वैधता भी होती है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठ भी होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 157 निम्नलिखित अनुसंधान में कार्य साधन सदैव किसका अभिन्न अंग है? कार्य साधन अभिन्न अंग है प्रायोगिक अनुसंधान का, यानी कि डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 158 निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु प्रयोग करते हैं? हम
हाइपोथीसिस प्रकट करते हैं, यानी कि परिकल्पना। बी ऑप्शन सही होगा, उपकल्पना। इसके बाद 159, विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन, शोध के अंतिम चरण के दौरान, बिल्कुल नहीं। शोध अध्ययन की योजना, परिकल्पना की कार्यविधि का उपयोग। परिकल्पना हमने आपको बताया था, शोध करने के पहले बनाई गई योजना या रूपरेखा ही परिकल्पना है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, शोध यानी कि रिसर्च अध्ययन की योजना। सी, परिणामों के प्रकाशन के समय, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परिकल्पना आया है तो शोध अध्ययन की योजना, बी ऑप्शन होगा। हम आपको इसका नोट्स जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग से बनाया था आपको उपलब्ध करवा देंगे। 160, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जा सकता है? यानी कि किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जा सकता है? ए ऑप्शन, देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही है। बी, विश्वविद्यालयों के आधार पर भी। और सी, जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों होंगे, डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद 161, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है? सामान्य शब्दों में परिकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन है। 162, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने से कम संभावना होती है? कम से कम संभावना होती है वर्णनात्मक अनुसंधान की, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 163, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? रिक्त यानी कि शून्य परिकल्पना को वर्णित करता है। चरों के बीच अंतर नहीं होता है रिक्त परिकल्पना में, यानी कि कोई परिकल्पना शून्य है तो चरों के बीच क्यों अंतर होगा? आप बताइए सोच समझ के, नहीं होगा। इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 164, अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है। ए, वर्तमान शोध की समीक्षा करना। वर्तमान शोध की समीक्षा नहीं करना, पहले से रूपरेखा तैयार करना। बी, चरों के बीच संभावी संबंधों का विवरण देना। सी, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना है या नकारना है। डी, उपरोक्त सभी। बी और सी ऑप्शन होंगे, उपरोक्त सभी नहीं है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन सही है और सी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 165, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन, एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हें आप पढ़ लीजिए। अगर हम एक एक शब्दों को क्लियर करेंगे तो वीडियो लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए वीडियो को भी लंबा नहीं करना है और आपको भी समझ में आ जाए। हम आपको इसका नोट्स उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद 166, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न
कैसे होने चाहिए। मान के चलो एक अच्छा अनुसंधान है, उसके प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए या साध्य होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए और उसमें नैतिकता होनी चाहिए। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 167, निम्नलिखित में से किस शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है। ए ऑप्शन, प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना। बी, प्रदत्त के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद 168, निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए। इसका ए ऑप्शन है, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका दत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके। बी, ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और अनुकूल होनी चाहिए। ज्ञात तथ्य नहीं होते हैं दोस्तों, आपको रिसर्च करना पड़ता है, पहले से योजना बनानी पड़ती है। सी, सीमित दायरा होनी चाहिए। सीमित नहीं होता है दायरा, इसलिए उपयुक्त तो सभी नहीं है। इसके पहले भी यह पूछा जा चुका है, यह रिपीट हो गया है यहाँ पर, इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका। 169, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन होगा, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। 170, निम्नलिखित में से किसमें परिकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, सी, प्रयोगात्मक विधि, डी, मानक अध्ययन। दोस्तों सबसे अलग है, हाइपोथेसिस की आवश्यकता मानक अध्ययन में नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। लेकिन आप इसमें मुझे कुछ डाउट है, आप कमेंट कर दीजिए। हो सकता है कुछ किताबों में ऐतिहासिक अध्ययन भी हो। इसके बाद 171, एक परिचालन परिभाषा का अर्थ है, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। सी ऑप्शन सही है इसका। 172, एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है। इसका बी ऑप्शन है, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। बी ऑप्शन सही है। 173, निम्नलिखित में से परिकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है। ए ऑप्शन, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप में सोचने पर बल देता है। यह अध्ययन को सरल बनाता है। सी, यह परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। डी, यह अनुसंधान पूर्वाग्रहों को कम करता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 174, निम्नलिखित में से दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण कौन सा है। सी ऑप्शन, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। 175, निम्नलिखित में से किस में परिकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है। परिकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं होता है। तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। बी ऑप्शन सही होगा।
176 निम्नलिखित में से कौन से कथन उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? ए ऑप्शन, यह एक अस्थायी प्रस्ताव है। बी, उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है। सी, इसको सामान्यीकृत किया जा सकता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन होगा। 177 मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? इसको एकीकृत रूप में दर्शाना। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। 178 लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? लघु न्यायादर्श यानी कि इसमें ए ऑप्शन है टी परीक्षण का, एनोवा परीक्षण का, सी कई वर्ग परीक्षण, डी भाज्य संबंधी विश्लेषण। इसमें टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 179 वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? उसे हम चरों के माध्यम से मापते हैं, इसलिए सी ऑप्शन होगा। 180 प्राय अनुसंधान ऐसे है जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है, कारक विश्लेषण होगा। सी ऑप्शन। इसके बाद 181 जब हम सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन हैं के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक समूह का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। 182 निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? ए ऑप्शन आयु, बी वार्षिक आय, सी श्रेणी औसत, डी धर्म। धर्म के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 183 प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक अध्ययन चरों के कार्य साधन पर आधारित होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 184 एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बाह्य चर, बी हस्तक्षेप चर, सी विषय चर, डी सक्रिय चर कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 185 निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है? यानी कि नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह समान होते हैं स्वतंत्र चर में, ना कि आश्रित चर में और ना ही बाह्य चर में, केवल स्वतंत्र चर पर समान होते हैं। बी ऑप्शन सही है। 186 व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है आश्रित चर के रूप में। सी ऑप्शन सही है। 187
निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है। प्रवृत्ति अध्ययन, पैनल अध्ययन। सी, ए और बी दोनों, यह दोनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 188 निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? श्रेणीगत चर का उदाहरण है ए ऑप्शन, शिक्षक के बालों का रंग। बी, शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए लिया गया औसत समय। सी, एक शिक्षक की उसकी कक्षा से कार्यालय की दूरी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन, शिक्षक के बालों का रंग बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। इसके बाद 189 ए, वे चर है जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है, उसे हम आश्रित चर कहते हैं। जो दूसरे पर आश्रित होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 190 एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियां हो सकती हैं, उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं हम चर, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 191 निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन, आयु, तापमान, आय और ऊंचाई। बी, श्रेणी, बिंदु, औसत, व्यग्रता का स्तर, पठन प्रदर्शन, यह दोनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, ए और बी। 192 अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता है उसे कहा जाता है। अगर किसी का मूल्य परिवर्तित नहीं होता है रिसर्च में, तो उसे स्थिर कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 193 निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? कारक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। इसके पहले भी यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसलिए डी ऑप्शन है, यह तो आपसे बन जाना चाहिए। 194 चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है, यानी कि कोई ऐसा चर है जो दूसरे चर में भी परिवर्तन कर देता है, स्वतंत्र चर उसे कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्र है वह चर, अगर आपके पास आ जाए तो आपके अनुसंधान में परिवर्तन कर देगा, अगर किसी दूसरे के पास चला जाए तो उसमें परिवर्तन कर देगा, इसलिए स्वतंत्र चर होता है। सी ऑप्शन सही है। 195 निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं किया जा सकता? इसका जो ए ऑप्शन है लिंग, बी जातीयता, सी बुद्धिता और अन्य लक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह तीनों नहीं है, इसलिए डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 196 किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं? आश्रित चर जो दूसरों पर आश्रित होता है। ए ऑप्शन, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। बी, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हैं। 197 वह चर जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है, आश्रित चर होता है वह, इसलिए बी ऑप्शन सही है।
198 सामूहिक केंद्रित गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य, कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं? इसका जो डी ऑप्शन है गुणात्मक। 199 निम्नलिखित में से कौन से ऐसे चर है जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं? ए बाह्य चर, बी कार्य साधन चर, सी आश्रित चर, डी कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 200 एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर होता है स्मृति स्कोर जानने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 100 इसके बाद 201 एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहा जाता है? शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चर को हम कहते हैं स्वतंत्र चर, और क्योंकि वह स्वतंत्र है पूर्णतः कोई भी उसका उपयोग कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 202 निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपरोक्त समानार्थक नहीं हो सकता? प्रायोगिक चर, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 203 निम्नलिखित में से परिणामात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन जन्म की तारीख, बी उच्च शैक्षणिक योग्यता, सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय, डी डाक संबंधी कोड। परिणामात्मक चर परिणाम किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय, सी ऑप्शन सही है इसका। इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट था रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसका। अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से, क्योंकि इसके पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, क्योंकि इस बार नेट क्वालिफाई नहीं करना है, हम लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।